बच्चों, आपने कक्षा 6 में पढ़ा था बंद आकृतियों के परिमाप और क्षेत्रफल के बारे में। आज पुनः हम कुछ अन्य आकृतियों के परिमाप और क्षेत्रफल के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले हमने जो वर्ग 6 में पढ़ा था उसको थोड़ा सा रिकैप करते हैं। बहुभुज समबाहुभुज का परिमाप ये होता है भुजाओं की संख्या गुना एक भुजा की लंबाई। वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुना भुजा। आयत का परिमाप बराबर 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई और वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा गुना भुजा। बच्चों, आपके दिमाग में एक बात आई होगी कि क्या परिमाप और क्षेत्रफल में कुछ संबंध भी है, अर्थात क्या परिमाप को अगर बढ़ेगा तो क्षेत्रफल बढ़ेगा या परिमाप बढ़ेगा तो क्षेत्रफल घटेगा। आइए इस बिंदु पर हम लोग थोड़ा सा जांच करते हैं क्या होता है वास्तव में, इनके बीच क्या संबंध है। तो ये ग्राफ की तरह एक ले रहे हैं, ये वर्गों में बटा हुआ है, ये आयत है। तो ये कितनी इकाई है इसकी लंबाई गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये इसकी लंबाई हो गई 10 यूनिट है, 10 इकाई। और इधर हो गया 1 2 3 4 5 6 7 इकाई। तो इस आयत का अभी क्षेत्रफल हो गया, आयत का क्षेत्रफल हम जानते हैं लंबाई गुना चौड़ाई, यानी 10 गुना 7 बराबर 70 वर्ग इकाई। अब आयत का परिमाप, अब इसकी परिमाप क्या होगी, इसको फिर से गिनते हैं। तो फार्मूला पर ही ले लेते हैं, 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई। तो ये हो गया 2 गुना 10 जोड़ 7 यानी 2 गुने 17 बराबर 34 इकाई। तो इस आयत का हमने निकाला क्षेत्रफल और परिमाप। अब हम देखते हैं कि अगर इसका क्षेत्रफल बदल देते हैं तो क्या होता है। अब देखें, अब हमने क्या किया, यहाँ से ये काट दिया, कितने यूनिट कट गया, आप देखें 1 2 3 4 यूनिट कट गया। अब इसका क्षेत्रफल, अब इस आकृति का क्षेत्रफल क्या होता है, हम फिर से लिखते हैं। ये नई आकृति का क्षेत्रफल। तो हम सीधे इन वर्गों को गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66। तो ये हो गया 66 वर्ग इकाई, क्योंकि 4 वर्ग हमने इसमें से हटा दिया था। अब इसी आकृति का परिमाप देखते हैं। एक बात अभी गौर करें, पहले हमारा क्षेत्रफल था 70 वर्ग इकाई, अब इसको हमने घटा दिया, 4 वर्ग हटा दिया, तो इसका क्षेत्रफल घट के हो गया है 66 वर्ग इकाई। अब परिमाप देखते हैं, परिमाप में क्या परिवर्तन होता है, ये बढ़ रहा है या घट रहा है। तो इधर से देख रहे हैं 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10 है ना, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, ये 22, ये 23, ये 24, ये 25, ये 26, ये 27, ये 28, ये 29, ये 30, ये 31, ये 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 इकाई। हमने क्या देखा? हमने क्षेत्रफल तो कम कर दिया, लेकिन परिमाप का क्या हुआ? ये बढ़ गया। है ना आश्चर्य की बात। अब फिर एक हम क्षेत्रफल बढ़ा के देखते हैं, अब क्या होता है। अब देखें, इस बार हमने क्या किया, इसका क्षेत्रफल बढ़ा दिया, है ना। तो अब नया क्षेत्रफल क्या होगा? तो ये जो आयत था इसका तो हमने देखा था 70, यहाँ कितना और वर्ग बढ़ गया? 4। तो अब नया क्षेत्रफल क्या हो गया? 74 वर्ग इकाई। तो अब नई आकृति का परिमाप देखते हैं क्या होता है। फिर से हम लोग काउंट करते हैं। ये यहाँ से यहाँ 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38। हम देख रहे हैं कि हमने क्षेत्रफल बढ़ा दिया तो ये 38 आया। कहीं कोई संबंध नजर आ रहा है? बिल्कुल नहीं। तो इससे हमारा ये निष्कर्ष निकला कि परिमाप और क्षेत्रफल इसमें कोई रिलेशन नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि हम परिमाप बढ़ाएंगे तो क्षेत्रफल बढ़ जाएगा या क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो परिमाप बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं है। अलग अलग आकृति में ये अलग अलग होगी। अब हम लोग जानेंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है। इसके लिए हमने एक त्रिभुज लिया और ठीक इसी के बराबर यानी सर्वांगसम एक और त्रिभुज हमने ले लिया। सर्वांगसम का अर्थ ये हुआ कि हम अगर इस पर रखते हैं तो एक दूसरे पर अच्छी तरह से ये एक दूसरे को ढक लेता है, यानी बिल्कुल एक जैसा, जिसको हम कहते हैं सर्वांगसम। सर्वांगसम अर्थात सभी अंग समान, सभी भुजाएं बराबर, सभी कोण बराबर। तो अब हम इसको यहाँ पर लगाते हैं। ये एक त्रिभुज लगा। अब दूसरे त्रिभुज को हम इस तरह से लगा रहे हैं। तो आप गौर करें कि ये क्या बन गया। बिल्कुल सही, ये आयत बन गया। और देखें कि इस आयत का ये त्रिभुज आधा है, यानी ये आयत दो त्रिभुजों में बराबर बराबर दो त्रिभुजों में बटा हुआ है। तो इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? हाफ इंटू आयत का क्षेत्रफल। और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है ये हम लोग पिछली कक्षा में ही पढ़ चुके हैं, लंबाई गुना चौड़ाई। लेकिन जब हम त्रिभुज की बात करते हैं तो ये आयत का हम लंबाई कहते हैं, लेकिन त्रिभुज के मामले में इसे हम कहते हैं आधार और इसे कहते हैं ऊंचाई। तो हम लंबाई की जगह लिख रहे हैं आधार और चौड़ाई की जगह ऊंचाई। तो हमारा फॉर्मूला आ गया त्रिभुज का क्षेत्रफल का हाफ
यानी 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। हमारी अगली आकृति है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? ये देख रहे हैं हमारा एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज आप जानते हैं इसकी क्या परिभाषा होती है? इसके आमने सामने की भुजा समांतर होती है ना, यानी समान अंतर पर होती है। आप देखिए ये भुजा और ये भुजा समांतर है और ये भुजा और ये भुजा भी समांतर है। तो इसी का हमको क्षेत्रफल निकालना है। ये कैसे निकलेगा? इसका क्या फॉर्मूला होगा? हम क्या करते हैं, इस बिंदु से हम एक लंब खींच देते हैं, है ना। ऐसे लंब हमने खींच दिया, इस तरह से लंब खींच दिया। लंब खींचने के बाद इधर का जो हमारा भाग है इस समांतर चतुर्भुज का, इसे हम निकाल लेते हैं और इस तरफ हम इसे लगा देते हैं। आप गौर करें ये कौन सी आकृति बन गई? बिल्कुल सही, ये बन गई आयत की आकृति। अर्थात इस समांतर चतुर्भुज की आकृति अब परिवर्तन हो गई आयत की आकृति में। तो अर्थात इस आयत का जो क्षेत्रफल होगा वही तो उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर हो गया आयत का क्षेत्रफल। और आयत का क्षेत्रफल हम जानते हैं होता है लंबाई गुना चौड़ाई। लेकिन हमने क्या किया था, यहां लंब खींचा था, है ना। तो ये तो वही है, इधर भी था पहले, ये इस साइड था पहले, ऐसे। तो ये समांतर चतुर्भुज के मामले में ये क्या हुआ, ये हो गया आधार, यानी आयत बनने पर जो लंबाई था वही इसका आधार है, ये हो गया आधार। और चौड़ाई, चौड़ाई तो ये है जो लंब हमने खींचा था, इसे हम समांतर चतुर्भुज में बोलते हैं ऊंचाई। तो हमारा समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फार्मूला आ गया आधार गुना ऊंचाई। अभी तक आपने वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का परिमाप, आयत का क्षेत्रफल, आयत का परिमाप और त्रिभुज का क्षेत्रफल एवं समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल के बारे में पढ़ा। अब हम कुछ उदाहरण देखते हैं ताकि जो आपने पढ़ा वह और क्लियर हो जाए। तो पहला उदाहरण है, एक आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 500 मीटर तथा 300 मीटर है। ज्ञात कीजिए भूखंड का क्षेत्रफल और भूखंड का मूल्य यदि 1 मीटर स्क्वायर का मूल्य 10,000 रुपया है। तो ये हमारा भूखंड है, मान लेते हैं ये हमारा भूखंड है, ये है 500 मीटर लंबाई और ये 300 मीटर। तो सबसे पहले हमको निकालना है क्षेत्रफल। तो आयत, ये आयत है, निश्चित रूप से आयताकार भूखंड है तो आयत है, तो यहाँ आयत का ही फॉर्मूला लगेगा। तो भूखंड की लंबाई बराबर 500 मीटर, भूखंड की चौड़ाई बराबर 300 मीटर। तो भूखंड का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, आयताकार भूखंड है तो लंबाई है 500 गुना 300, ये हो गया। कैसे करते हैं, 5 तिहाई 15 और शून्य कितना है सारे को लिख देते हैं, 2 इधर 2 इधर यानी 4, 1 2 3 4। ये कितना हो गया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। वर्ग या
मीटर स्क्वायर। तो हमको क्षेत्रफल मिल गया भूखंड का। अब हमको इसका मूल्य निकालना है और 1 मीटर स्क्वायर का हमें मूल्य दिया हुआ है। तो भूखंड का मूल्य 1 मीटर स्क्वायर का ये हो गया है, ये दिया हुआ है कितना, 10,000 रुपया। ठीक है। तो कुल भूखंड का मूल्य ये हो जाएगा, जो क्षेत्रफल है उससे गुना कर देंगे हम मूल्य को। हाँ ठीक है ये, और ये अब गुना कर रहे हैं तो इस तरह के गुना को कैसे करते हैं, 15 एका 15 और जितने शून्य हैं सारे रख देंगे, इधर 4 इधर 4, यानी कुल 8। इकाई दहाई 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये मूल्य हो गया इसका। ये कितना हुआ एक बार पढ़ते हैं हम लोग। इकाई दहाई सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। इसमें हमने क्या किया, इस तरह के सवालों में सीधे हमें क्षेत्रफल निकालना है और जो मूल्य दिया हुआ है, अगर 1 का दिया हुआ है उसके बाद बाकी निकालना है तो उतने से हमने गुना कर दिया सीधा। ठीक है। अब दूसरा उदाहरण देखते हैं। एक तार आयत के आकार का है, इसकी लंबाई है 40 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 22 सेंटीमीटर। यदि उसी तार को दोबारा मोड़कर एक वर्ग बनाया जाता है तो प्रत्येक भुजा की माप क्या होगी, यह भी ज्ञात कीजिए कि किस आकार का क्षेत्रफल अधिक होगा। तो हम देखते हैं ये तार है हमारा आयत के आकार का, इसकी लंबाई है 40 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 22 सेंटीमीटर। इसी तार को वर्ग का रूप दिया जाता है। तार वही है, सिर्फ इसका आकार बदल दे रहे हैं। ये आयत था, इसको हम वर्ग बना दे रहे हैं। तो गौर करेंगे कि वही तार है तो जो परिमाप आयत का होगा वही परिमाप तो वर्ग का भी होगा। तो इस तरह के सवालों में हम देखेंगे कि दोनों का परिमाप बराबर होगा, और जब हमारा आयत का परिमाप पहले निकालेंगे फिर वही परिमाप वर्ग का परिमाप हो जाएगा, और वर्ग का परिमाप जब निकल जाएगा तो आराम से उसकी भुजा हम निकाल लेंगे, और भुजा निकाल लेने के बाद फिर हम उसका क्षेत्रफल भी निकाल लेंगे। चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं। आयत की लंबाई ये है 40 सेंटीमीटर, आयत की चौड़ाई ये है 22 सेंटीमीटर। तो आयत का क्षेत्रफल, चूँकि क्षेत्रफल भी बताना है इसलिए पहले क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई। तो ये हो गया 4 दूना 8, 4 दूना 8 और 1 0, ये सेंटीमीटर स्क्वायर। आयत की परिमाप, क्षेत्रफल हमने निकाल लिया, अब आयत की परिमाप। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई, अर्थात 2 गुना 40 जोड़ 22। तो ये हो गया 2 गुना ये 2 और 4 2 6, 2 दूना 4, 2 6 12। आयत की परिमाप आ गई 124 सेंटीमीटर। तो वर्ग की परिमाप भी तो वही होगी, क्योंकि तार वही है। तो वर्ग की परिमाप ये भी होगी वही 124 सेंटीमीटर। हमें निकालना क्या है, वर्ग की भुजा पहले निकालना है।
तो इस तरह के जब भी आता है तो हम लोग यहाँ परिमाप लिखे हैं, यहीं पर इसके नीचे फॉर्मूला लिखेंगे। और इसकी फॉर्मूला क्या है? 4 गुना भुजा। इस तरीके पर आप ध्यान देंगे कि हम लोग इस तरह से जब निकालना होता है भुजा तो ऐसे ही लिखेंगे, या भुजा बराबर 124। ये 4 यहाँ गुना में था, इधर आ जाएगा ये नीचे यानी भाग में, अर्थात ये हो गया 4 तिहाई 12, 4 एका 4, ये सेंटीमीटर। अब हमें क्षेत्रफल भी निकालना है, तब तो तुलना करेंगे। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा गुना भुजा बराबर 31 गुना 31। अब इसको आप गुना करें, ये आएगा 961 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमने देखा आयत का क्षेत्रफल, परिमाप दोनों की एक है। फिर से ध्यान दीजिए, दोनों की एक ही तार है तो परिमाप एक है, तो इसका क्षेत्रफल हो गया 880 आयत का और वर्ग का 961। तो स्पष्ट दिख रहा है किसका क्षेत्रफल अधिक है, इसलिए वर्ग का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल से अधिक है। ये हमारा था दूसरा, यहाँ था हमारा, हाँ इसी सवाल में था। ये क्लियर हो गया। इस तरह के सवाल में हम लोग इसी तरह से, चूँकि एक ही तार था तो परिमाप एक होगा, तो हम परिमाप पहले निकालते हैं, फिर परिमाप से फिर वर्ग की भुजा निकालते हैं और फिर उसके बाद हम क्षेत्रफल निकालते हैं। बच्चों, आज के पाठ में आपने विभिन्न आकृतियों के परिमाप और क्षेत्रफल के बारे में जाना। कुछ आकृतियों के बारे में आपने वर्ग 6 में पढ़ा था और आज जो आपने जाना वो था त्रिभुज का क्षेत्रफल और समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला कैसे आया, और कुछ हमने उदाहरण की भी चर्चा की। अब आप अपनी एक्सरसाइज में जो उदाहरण दिए गए हैं उसे बनाने की कोशिश करें। जहाँ दिक्कत हो अपने शिक्षक से पूछें और मुझे लगता है कि आप काफ़ी कुछ बना लेंगे खुद से भी। धन्यवाद।